तो भू आकृति विज्ञान क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। तो इसमें तीन वर्ड हैं, जियो, मॉर्फो और लॉजी। इसका मतलब क्या हुआ कि भू, मॉर्फो का मतलब उसका जो शेप है, आकृति, और उसका जो विज्ञान है। लॉजी का मतलब आपको पता है विज्ञान है, जिस वर्ड में भी लॉजी लगा होता है उसका मतलब होता है विज्ञान। यानी कि हमें अर्थ की, भू का मतलब अर्थ की डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को समझना है। तो ये अर्थ के लैंड फॉर्म्स को एक्सप्लेन करने, उनके समझने की साइंस है ना। तो सबसे पहले हमें अर्थ के अंदर है क्या, और फिर हम जानेंगे अर्थ के बाहर क्या है। क्योंकि जो भी अर्थ के बाहर दिख रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर का जो भी पदार्थ है, जो उसके अंदर की एनर्जी है, उसका भी रोल होगा। तो लैंडफॉर्म्स की स्टडी ही क्या है? भू आकृति विज्ञान। अब ये लैंडफॉर्म्स एंडोजेनेटिक भी हो सकते हैं, मतलब इनका जो निर्माण है वो कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर की प्रक्रियाओं से भी हो सकता है, और जो एक्सोजेनेटिक भी हो सकते हैं कि कोई लैंडफॉर्म बना, अब अंदर से एनर्जी या पुश बल की वजह से अंदर से, अब ये एक सरफेस था, प्लेन सरफेस, अंदर से कोई एनर्जी का, ऊर्जा का, बल का धक्का लगा, कोई पुश हुआ, तो उसकी वजह से यह हिस्सा एक माउंटेन के फॉर्म में ऐसे करके उठ जाता है, इस एनर्जी के धक्के की वजह से। अब ये एनर्जी का धक्का, ये जो अर्थ के इंटीरियर से आ रहा है, और अर्थ के इंटीरियर में ऐसा क्या है कि इस तरीके से एनर्जी बाहर को निकल रही है, ठीक है, इस तरीके से फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है, इसके पीछे के, अभी हम साइंस को, इसके पीछे के कारणों को समझेंगे। तो उसी के चलते क्या बन गया, ये एक लैंडफॉर्म बन गया। मान लो ये कोई, अब लैंडफॉर्म के डिफरेंट एग्जाम्पल हैं, ये कोई पठार हो सकता है, प्लेटो हो सकता है, राइट। अब इस टाइप का जो प्लेटो है, वो पठार है, वो क्या कहलाएगा? एंडोजेनेटिक। ये अंतर्जात, अब ये अंतर्जात बल का परिणाम है। फिर ये बहुत सारे टर्म, ज्योग्राफी में क्या है, टर्मिनोलॉजी बहुत है, टर्मिनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेंगे, प्रीलिम्स के हों या मेंस के। अब ये पटल विरूपण या डायस्ट्रॉफिक फोर्स क्या है, एंडोजेनेटिक फोर्स क्या है, मैंने बताया जो अंदर से आता है। पटल विरूपण मतलब कि ये जो एंडोजेनेटिक फोर्स है ये स्लो हो सकता है, बहुत धीमे धीमे हो सकता है। जो स्लो मूविंग फोर्स है वो क्या कहलाता है? डायस्ट्रॉफिक या पटल विरूपण। और जो फोर्स फास्ट मूविंग है वो क्या कहलाएगा? आकस्मिक। वैसे बड़ा टफ टर्म लग रहा है, लेकिन बहुत ही इसका मतलब बहुत ही, इसको समझ लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। पटल विरूपण या डायस्ट्रॉफिक फोर्स का मतलब जो कि स्लोली वर्क कर रहा है। जैसे कि पहाड़ एक दिन में नहीं बनता है, या कोई पठार एक दिन में नहीं बनता है, उसके पीछे की जो घटना है, जो फोर्स है, वो धीरे धीरे करके लग रहा होगा और धीरे धीरे करके लैंडफॉर्म बन रहा होगा। तो वो किसका परिणाम है? पहाड़ एक डायस्ट्रॉफिक फोर्स का परिणाम है। सडन फोर्स क्या होता है कि उसी पहाड़ में अचानक से कोई संचलन, कोई मूवमेंट हुआ और लैंडस्लाइड हो गया। तो लैंडस्लाइड किसका परिणाम है? सडन फोर्स का परिणाम है। लैंडस्लाइड तो अचानक से होता है ना, आप चले जा रहे हैं गाड़ी लेकर के और रोड पे बड़ा सा एक पत्थर आकर के गिर गया, तो वो ऊपर पहाड़ के ऊपर से वो धसक के खिसक के आया है, तो वो एक आकस्मिक संचलन है, एक सडन मूवमेंट है, ठीक है। तो अंतर्जात बल दोनों ही प्रकार का हो सकता है, स्लो मूविंग भी हो सकता है और सडन भी हो सकता है। इसी तरीके से बहिर्जात बल, अब अंदर से कोई बल आया और ये लैंडफॉर्म बन गया। बाहर से डिफरेंट टाइप के बाहर से फोर्सेस लगते हैं, जो कि तीन कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। एक कैटेगरी का नाम है वेदरिंग, दूसरे टाइप के प्रोसेस या फोर्स का नाम है इरोजन, और तीसरे टाइप के प्रोसेस या फोर्स का नाम है मास वेस्टिंग। तो पूरी भू-आकृति विज्ञान को आप केवल इन पॉइंट्स में 1, 2, 3, इन 3 पॉइंट्स में आप समझ सकते हैं। कैसे? कि भू-आकृति विज्ञान लैंड फॉर्म की साइंस
है ना। लैंड फॉर्म आपको पृथ्वी में पता है बहुत सारे हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, बहुत सारे लैंड फॉर्म है। मतलब ये मेजर लैंड फॉर्म में बता रहा हूँ, पर्वत, पठार, मैदान, है ना। इससे भी बड़े लैंड फॉर्म है अगर, तो वो क्या है, महाद्वीप है, महासागर है। महासागर की जो बेस है, जो उनकी तलहटी है, उसके अंदर पाए जाने वाले पर्वत, पठार, मैदान है। उनके अंदर के भी छोटे छोटे लैंड फॉर्म है, जैसे घाटियां हैं, वो बाहर बाद में हम लोग डिटेल में उनको देखेंगे। तो लैंड फॉर्म किसका परिणाम है? अंतरजात और बहिर्जात बलों के संतुलन का परिणाम है। मतलब अंदर से फोर्सेज आते हैं तो लैंड फॉर्म बनता है, बाहर से फोर्सेज आते हैं तो कोई डिफरेंट टाइप का लैंड फॉर्म बनता है। अब जो एंडोजेनिक फोर्स है, जो अंतरजात बल है, वो डायस्ट्रोफिक भी हो सकता है, सडन भी हो सकता है, मतलब वो स्लो भी हो सकता है। डायस्ट्रोफिक मतलब स्लो मूवमेंट, और सडन मतलब फास्ट मूवमेंट, फास्ट भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि कोई पहाड़ है, पठार है, वो स्लो मूवमेंट का परिणाम है। धीरे धीरे करके पृथ्वी के अंदर की शक्तियां काम कर रही हैं, पहाड़ उठता जा रहा है। हिमालय का आपको पता है जैसे कि अभी भी उत्थान हो रहा है ना। और बहिर्जात बल, फिर जब कोई भी हिस्सा बाहर निकल आता है, पृथ्वी में क्या नेचर है कि कोई भी हिस्सा बाहर निकल आता है तो बाहर की शक्तियां, बाहर की फोर्सेस उसको तोड़ने का काम चालू कर देती हैं, है ना। मतलब कि वो हमेशा प्लेन में लाने का उनकी टेंडेंसी क्या होती है फोर्सेस को, कि कोई भी जो उठा हुआ हिस्सा है, वो कोई भी जो गहरे हिस्से हैं, इनको तोड़ तोड़ के इस हिस्से को इन गहरे हिस्सों में भरने का काम करती हैं बाहर की शक्तियां, जो बहिर्जात बल हैं। और लॉन्ग टर्म में, एक लंबे समय में, फिर से उस हिस्से को प्लेन बनाने की कोशिश करती हैं। जैसे आपको पता है कि जो अरावली के जो पर्वत हैं, जो अरावली का पहाड़ है पूरा का पूरा फैला हुआ आपके राजस्थान के क्षेत्र में, वो अब धीरे धीरे करके टेबुलेटेड होता जा रहा है। तो वो बहुत, आपको पता है कि पूरे भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत और विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से है वो अरावली। तो अब उसमें क्या प्रक्रिया, उसमें यही प्रक्रिया चालू है कि जो बाहर की शक्तियां हैं उसको तोड़ तोड़ करके उस माउंटेन को फिर से प्लेन बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसीलिए वो बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं है, वो अधिकतर जगह टूट चुका है अरावली, ठीक है। तो चूंकि वो बहुत पुराना है, इसलिए बहिर्जात बल अब एक तरीके से विनिंग पोजीशन में है। जब कोई नया माउंटेन होता है, जैसे हिमालय है, वहां पर क्या है, जो अंतरजात बल हैं वो विनिंग पोजीशन में है। अभी भी हिमालय का उत्थान हो रहा है इसलिए क्योंकि जो अंदर की शक्तियां हैं वो अभी भी बाहर की शक्तियों से ज्यादा तेज काम कर रही हैं, वो उस पर हावी हैं। और यहां पर क्या है, अपोजिट है, अरावली में हिमालय के अपोजिट शक्तियां काम कर रही हैं। जो अंतरजात बल हैं वो पूरी तरह से डेड हो चुके हैं, नहीं तो अभी भी उसका उत्थान हो रहा होता। और जो बहिर्जात बल हैं वो अब उस माउंटेन को पूरी तरीके से तोड़ तोड़ करके समतल बनाने का प्रयास कर रही हैं। और इस प्रकार की अंतरजात और बहिर्जात बलों की प्रक्रिया पृथ्वी में सभी जगह पे, सभी लैंडफॉर्म्स में एक साथ लगभग काम करती रहती है। कहीं पर अंतरजात बल हावी होते हैं और कहीं पर बहिर्जात बल हावी होते हैं। जैसे हिमालय के उदाहरण में आपने देखा कि अंतरजात बल हावी हैं, इसीलिए अभी भी हिमालय का उत्थान हो रहा है। और अरावली के क्षेत्र में बहिर्जात बल हावी हैं, इसलिए उसका पूरी तरीके से उसका विध्वंस हो रहा है, वो टूटता जा रहा है, उसका क्षरण हो रहा है। तो वो शक्तियां जो बाहर से काम करती हैं वो तीन कैटेगरी में हैं, अपक्षयण, इरोजन और मास वेस्टिंग। अब इनको हम अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग चैप्टर वाइज, अलग अलग लेक्चर में इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम केवल भूआकृति विज्ञान की परिभाषा को हमने समझा, ठीक है। तो इन 3 पॉइंट्स में आप पूरी भूआकृति विज्ञान को समझ सकते हैं।